हेलो क्लास 7। कैसे आप सभी। तो आज जो है हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के राजे ने अपनी रखवाली की जो है आज कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। निराला जी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो जाने। निराला जी तो है ना, वो विद्रोही स्वर के थे। मतलब कि उनकी कविताओं में विद्रोही स्वर मिलता है, जिससे क्या कि उनकी कविताओं के पढ़ के अपने अंदर जागरूकता आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग निराला जी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उनका हम लोग कवि परिचय यानी निराला जी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेंगे, उसके बाद हम लोग कविता की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से कवि के बारे में जान लेते हैं। तो निराला जी कैसे रहे हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ है, उनकी रचनाएं क्या है। ठीक है, आई नो आप लोग का जो है एमसीक्यू नहीं है, फिर भी आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आप लोग को दे देगा ऐसे कि निराला जी के जो है जन्म तिथि के साथ और प्रश्न आपको दे देगा, तो इस तरह से या फिर उनका पूरा नाम बताते हुए। सो आप लोग जो है ना, इनका इनके जो पूरा नाम है इसको भी ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आप लोग का जो है पेपर ऐसे क्यू एंड एल क्यू आने वाला है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है बसंत पंचमी यानी कि बसंत पंचमी को हुआ था, रविवार 21 फरवरी। कब हुआ था? तो बसंत पंचमी रविवार 21 फरवरी 1896 के दिन हुआ था। ठीक है, अपना जन्मदिन बसंत पंचमी को ही मानते थे, और इसलिए वो क्या अपनी जो 21 फरवरी है उस दिन वो नहीं, अपना जन्मदिन कब मानते थे? वो बसंत पंचमी के दिन। यानी कि बसंत पंचमी आप लोग जानते हैं किसे बोलते हैं? तो सरस्वती पूजा को बोलते हैं। ठीक है, चलिए उनकी एक कहानी संग्रह लिली 21 फरवरी 1899 जन्म तिथि पर ही प्रकाशित हुई थी। रविवार को इनका जन्म हुआ था, इसलिए वह सूर्य कुमार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय था, वो सिपाही की नौकरी करते थे। ठीक है, उनके पिता का क्या नाम था नोट डाउन कर लीजिए, और वो क्या नौकरी करते थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय था और वो सिपाही की नौकरी करते थे। ठीक है, उसके बाद उनकी माता का नाम रुक्मणी था। जब निराला जी 3 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद उनके पिता ने उनकी देखभाल की थी। मतलब कि निराला जी जब 3 साल के तभी उनकी माता जो है रुक्मणी की देहांत हो गया था, तो उसके बाद से उनके पिता जो है उनका देखभाल करते थे। ठीक है, निराला का व्यक्तित्व घनघोर सिद्धांतवादी और साहसी था। ठीक है, तो उनका व्यक्तित्व कैसा था? तो उनका व्यक्तित्व सिद्धांतवादी और शांत। ठीक है, उसके बाद वो सतत संघर्ष पथ के पथिक, वह रास्ता उन्हें विक्षिप्तता तक भी ले गया। उन्होंने जीवन और रचना को अनेक स्तरों पर जिया है। इसका ही निष्कर्ष है कि उनका रचना संसार इतनी विविधता और समुद्र तथा हुए लिए हुए हैं। निराला की रचनाओं में अनेक प्रकार के भाव पाए जाते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बोली विद्रोही स्वर के हैं, तो केवल वो विद्रोही स्वर के कवि नहीं है, उनकी रचनाओं में और भी बहुत सारे भाव है जो हमें मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि उनके हम लोग में उनकी रचनाओं में भावुकता मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा हम लोग को? सहृदयता मिलेगी। ठीक है, सहानुभूति मिलेंगी। ठीक है, यद्यपि वे खड़ी बोली के कवि थे, पर ब्रज भाषा और अवधि में भी कविताएं गढ़ लेते थे। ठीक है, उनकी रचनाओं में कहीं प्रेम की सघनता, तो कहीं आध्यात्मिकता की, कहीं विपन्नों के प्रति सहानुभूति व संवेदनाओं, तो कहीं देश प्रेम का जज्बा, तो कहीं सामाजिक रूढ़ियों का विरोध, व कहीं प्रकृति के प्रति झलकता अनुराग। ठीक है, तो इतनी सारी जो भावनाएं हैं उनमें मिलती थी। तो कौन कौन सी भावनाएं हैं इन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उनकी रचनाओं में हमें क्या क्या मिलता था? तो कहीं प्रेम की सघनता, तो कहीं आध्यात्मिकता, तो कहीं विपन्नों के प्रति सहानुभूति, तो सही संवेदना, तो कहीं देश प्रेम का जज्बा, तो कहीं सामाजिक दूरियों का विरोध, व कहीं प्रकृति के प्रति झलकता अनुराग। ये इतनी सारी भावनाएं उनमें मिलती थी, केवल वो विद्रोही स्वर ही नहीं, और भी बहुत सारे उनमें भावें हमें मिलती थी। ठीक है, यानी कहीं से भी वो अछूते नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
1920 ईस्वी के आसपास उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया था। ठीक है, कब से शुरू किया था? तो 1920 से। उनकी सबसे पहली रचना एक गीत जन्मभूमि पर लिखी हुई है। 1916 ईस्वी में उनके द्वारा लिखी गई जूही की कली बहुत ही लंबे समय तक के लिए प्रसिद्ध रही है और वह 1912 में प्रकाशित हुई। ठीक है, और एक बात आप लोग जान लीजिए, निराला जी जो है ना, यहाँ पर आप लोग को नोट नहीं दिया होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, वो छायावादी कवि है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। छायावाद के चार स्तंभ है, जैसे हम लोग जानते ही हैं, निराला, महादेवी वर्मा, ठीक है, प्रसाद जी। ठीक है, तो उसी तरह निराला भी जो है वो छायावादी कवि है। ठीक है, चलिए अब उनकी हम लोग कुछ काव्य संग्रह देख लेते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी के काव्य संग्रह है अनामिका 1923, परिमल जो है 1930, गीतिका जो 1936, अनामिका जो द्वितीय 1939, तुलसीदास 1949, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा जो है 1943 में, बेला उनकी जो है 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना जो है 1953, गीत कुंज जो है 1954 और संध्या कली। ठीक है, उपन्यास में कौन कौन से हैं उनके? 1931 में अप्सरा, उन उसके बाद 1933, यानी 1931 से लेकर 1933 के बीच में इनकी प्रकाशन थी। ठीक है, अलका 1936, प्रभावती 1936, निरूपमा जो है 1936, कुल्ली भाट 1938 से 1939 के बीच हुई थी। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था। आदि कहानी संग्रह में क्या है? लिली जो है सबसे पहली कहानी संग्रह है, उसमें 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी जो है 1938 से 1939 के बीच हुई। ठीक है, 15 अक्टूबर 1961 को अपनी यादें छोड़कर निराला जी इस लोक को अलविदा कह गए, यानी कि उनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो उनकी मृत्यु जो है 15 अक्टूबर 1961 में हो गई थी। ठीक है, पर मिथक और यथार्थ के बीच अंतर विरोध के बावजूद अपनी रचनात्मक को यथार्थ की भावभूमि पर टिकाए रखने वाले निराला आज भी हमारे बीच जीवंत है। कैसे जीवंत है? वो अपनी रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि उनकी रचनाएं हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं। इनकी मृत्यु जो है प्रयाग में हुई थी। ठीक है, प्रयाग में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1961। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उनकी कविता जो है राजे ने रखवाली की। ठीक है, राजे ने अपनी रखवाली की कविता हम लोग पढ़ेंगे। तो मेनली आप लोग जान लीजिए कि ये कविता है क्या। तो ये जो कविता है ना, इस कविता में तो मूलतः जो है ना कि राजतंत्र जो था, राजा के समय जो राजतंत्र चल रहा था, उस पर कटाक्ष किया गया है और साथ ही साथ जो है जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। मूलतः हम लोग समझ सकते हैं कि जब प्राचीन काल के समय में राजा का शासन चलता था, यानी राजतंत्र चलता है, तो उस समय की जो स्थिति थी कि केवल राजा क्या करते थे? अपनी ही सुरक्षा के लिए, अपने ही कार्य के लिए वो सिर्फ कार्य करते थे और जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते थे। तो वही स्थिति हम लोग इस वर्तमान में भी जान सकते हैं, जो उस समय राजतंत्र का था और आज वही चीज जो है लोकतंत्र के लिए हो गया है। यानी आज जो है उस समय के जो राजतंत्र था वो लोकतंत्र हो गया और उस समय के जो राजा थे उसकी तुलना हम लोग आज के नेता से कर सकते हैं कि जिस प्रकार वो केवल अपनी ही सुरक्षा के लिए, अपने ही कार्य के लिए केवल क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए लगे रहते हैं। ठीक है, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो इसी पर यही कविता के माध्यम से वो जनता को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कौन? तो निराला जी। चलिए अब हम लोग थोड़ी कविता से समझ लेते हैं। ठीक है, राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी। यानी कि यहाँ पर जो है राजा, जो उस समय प्राचीन काल के राजा थे, तो उस समय वो कैसे थे हुआ करते थे? तो राजे ने अपनी रखवाली की। राजे यहाँ पर जो शब्द है ना, ये राजे का अर्थ होगा राजा। ठीक है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि राजे कौन है। तो राजे मतलब कि राजा। ठीक है, उस समय के जो राजा हुआ करते थे उन पर व्यंग्य किया गया है, उन पर कटाक्ष किया गया है कि राजे ने केवल क्या? अपनी रखवाली की। अपनी रखवाली किस प्रकार की? अपने ही बारे में सोचा, केवल वो सिर्फ स्वार्थी रहा, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता था। ठीक है, किला बनाकर रहा। अब वो जो किला बनाता था, भले ही उसे मजदूर बनाते थे, लेकिन क्या उस किले में कोई जनता रहती थी? नहीं, क्योंकि उस मजदूर द्वारा बनाया गया उस किले में भी कभी भी
किसी जनता को नहीं रखा जाता था, राजा स्वयं रखता था अपने ही सुरक्षा के लिए, क्योंकि कभी युद्ध होगा तो राजा क्या करेगा, किले में रह के छुप सकता है। ठीक है। और बड़ी बड़ी फौजें रखी, और बड़े बड़े सेना, फौजें यानी बड़ी बड़ी सेनाएं रखी। ठीक है, फौजें यानी आप लोग सरल शब्द जान लीजिए, फौजें मतलब क्या होगा, सेना। ठीक है। तो बड़ी बड़ी क्या सेनाएं रखी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसका लाभ कौन उठाया, केवल जो है राजा उठा। ठीक है। केवल क्या है, राजा। यानी कि यहाँ पर जो है राजतंत्र में हम लोग जैसे देखते ही हैं कि क्या होता है, जैसे कि आप लोग आज के वर्तमान युग के जो है लोकतंत्र को ले लीजिए, तो इसमें क्या है, नेता केवल अपने ही स्वार्थ के लिए, अपनी ही सुरक्षा के लिए क्या करते हैं कि आज की पुलिसें जो है वो केवल किस लिए खड़ी रहती है, हमेशा तात्पर्य किसके लिए रहती है, अगर हमारे लिए कुछ हो जाएगा, हमें कुछ दुविधा होगी, तो हमारे लिए पुलिस नहीं खड़ी रहेगी। लेकिन यदि कहीं पर नेता आ जाए तो क्या होगा, पुलिस की लाइन लग जाएगी। तो उसी प्रकार जो है बड़ी बड़ी फौजें रखी, किसने, राजा ने। कभी जनता के लिए वो फौजें यानी सेनाएं नहीं रखी, वो केवल किसके लिए रखी, अपने लिए रखी, यानी अपने स्वार्थ के लिए रखी। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए रखी, जनता के लिए नहीं। ठीक है, वही वर्तमान युग की भी परिस्थिति है कि नेता क्या है, केवल अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस जो है रखते हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए कभी वो काम नहीं आते हैं। ठीक है, तो इन तीनों पंक्तियों का यही अर्थ है। ठीक है। और आप लोग जरा भी चिंता मत करिएगा, मैं सारे जो है इसकी अच्छी से आप लोग को व्याख्या भी करवाने वाली हूँ, और साथ ही साथ मैं इसके प्रश्न उत्तर भी करवाने वाली हूँ। इसलिए आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, बस हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहना है। ठीक है। और आप लोग के लिए एक गुड न्यूज भी है। तो वो गुड न्यूज ये है कि अभी जैसे कि अक्टूबर चल ही रहा है, तो इस मंथ में आप जो है अगर एडमिशन लेते हैं, हमारे में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो अभी क्या है ना, उसकी क्लास मिनिमम जो प्राइस है उसका 400 है। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अक्टूबर में लेते हैं तो क्या होता है, आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, तो आपको 200 में कॉमर्स की सारी क्लासेस मिल जाती है। इतना ही नहीं, और साथ ही साथ यदि आप कॉमर्स के साथ साथ हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी लेते हैं, तो आप लोग का टोटल अमाउंट होगा 600। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ अभी अक्टूबर चल रहा है, यानी अक्टूबर के लिए ही सिर्फ ये स्पेशल ऑफर, तो अगर आप लोग अभी अपना एडमिशन कराते तो आप लोग को ओनली 300 में सारी क्लासेस मिल जाएगी, यानी कॉमर्स की सारी क्लासेस और हिंदी इंग्लिश की भी सारी क्लासेस। ठीक है। तो फटाफट से जरूर आप लोग क्लासेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है, अक्टूबर चल ही रहा है। ठीक है, बहुत कम टाइम है, इसलिए फटाफट से आप लोग क्लासेस परचेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्ति हमारी, चापलूस कितने समंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए। यानी कि चापलूस कितने समंत आए, चापलूस किसे कहते हैं, चापलूस आप लोग जानते ही हैं कि एक दूसरे की चुगली करने वाले, यानी दूसरों के तलवे छापने वाले। ठीक है, चापलूस कितने समंत आए, समंत यानी आज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग। ठीक है, मतलब कि लकड़ी पकड़े, यानी कि आजकल जो है, आज के जो समंत है यानी सामंत जो आज करके हैं, आज के बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, वो क्या करते हैं, राजा की चापलूसी करते हैं। ठीक है, वैसे ही वर्तमान स्थिति है, जैसे कि प्राचीन काल में राजा की जो है चापलूसी किया करते थे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, वैसे ही आज के वर्तमान युग में क्या है, नेताओं की चापलूसी किया रहते हैं, उनके तलवे चाटते हैं। कि क्या होगा इससे, उनके लिए क्या होगा, उनको प्रॉफिट मिलेगा, उनकी क्या होगी, सिद्धि प्राप्ति होगी, यानी कि उनको जो भी अचीव करना होगा उनको मिल जाएगा। नेता के आगे पीछे भागने से क्या होगा, उनको अच्छी रकम मिलेगी, अच्छे क्या मिलेगा, सब कुछ सुरक्षा मिलेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, उनको जो चाहिए होगा उनकी सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए चापलूस कितने समंत आया। ठीक है, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए। वैसे ही आज की भी स्थिति है कि नेता से सब लोग अपना काम करवाते हैं, जिससे अपना काम निकलवा सकते हैं, कुछ उनका कहीं पे दंगा फसाद हुआ हो या फिर कहीं से लड़ाई हुई हो। तो वैसी स्थिति प्राचीन काल में भी थी, राजाओं की चापलूसी किया करते थे लोग अपने ही क्या, धन प्राप्ति के लिए, तो कोई कुछ सिद्धि के लिए। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, यानी कि कितने ब्राह्मण आए और पोथियों में जनता को बांधे हुए। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, प्राचीन काल में ब्राह्मणों का बहुत बोलाबाला। ठीक है, ब्राह्मण क्या करते थे, वो राजाओं के यहाँ पर आश्रय के रूप में रहते थे। ब्राह्मण की बहुत ज्यादा जो है उनकी बड़ाई जाकर जनताओं से करते थे, और जनता के यहाँ पर किया रहते थे कि राजा क्या है, भगवान के समान है, राजा को हमें कैसे देखना चाहिए, अपने भगवान के रूप में, दृष्टिकोण में उनके रखना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या करते थे,
भोली भाली जनताओं पर क्या करते थे, थोपा करते, यानी ब्राह्मण क्या किया करते थे, जाकर जनता के सामने राजा की क्या महानता, उनके बहुत ज्यादा सिद्धि के बारे में बताया करते थे कि राजा भगवान के स्वरूप है, उनकी महानता के बारे में बताया करते थे, उनकी सिर्फ बड़ाइयाँ किया करते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि उन जनता को ब्राह्मण जो बताते थे कि यानी पोथिया, यानी पोथियों का ज्ञान, यानी अपने क्या पोथियों का ज्ञान देते थे, यानी वो बताते थे कि यदि तुम राजा को भगवान के समान मानोगे, वो भले ही हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको तुम सहोगे तो क्या होगा कि तुम्हें अगले जन्म में अच्छा घर प्राप्त होगा, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। यानी तरह तरह के जो है नीति कानून बनाकर जनताओं को क्या भोले भाले जनता पर अत्याचार किया करते थे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि कितने ब्राह्मण आए, यानी उस युग में, यानी प्राचीन काल में, अभी तो बहुत कम है, लेकिन उस युग में क्या था, ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा बोलाबाल था। ठीक है, वो भोली भाली जनताओं पर क्या करते थे, उन पर अत्याचार करवाया करते थे। कैसे, तो राजा का बड़ाई करके, राजा के अतिशयोक्तिपूर्ण उनका वर्णन करके, ठीक है, पोथियों में जनता को बंधे हुए थे, यानी अलग अलग तरह के कानून नीति नियम पे क्या फंसाए रखे थे कि तुम ये करोगे, तुम इसका पालन करोगे तो तुम्हारा अगले जन्म में ये होगा वो होगा। मतलब अगर वो कहते थे कि राजा अगर आपके ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो क्या है, अमृत समान है, यानी कि वो आपको क्या है अगले जन्म में स्वर्ग प्राप्ति दिलाएगा, आपको अगले जन्म में बहुत अच्छा आपका घर वार सब मिलेगा। ठीक है, इस तरह की अंध जो है अंधविश्वास पर उनको सिर्फ जताए हुए थे, अंधविश्वास फैलाए हुए थे, और ये जो अंधविश्वास था पूरा फैल चुका था, और उस समय जानते हैं कि बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था। तो इसी कारण क्या था कि जनता जो है बहुत ही मासूम हुआ करती थी, और अंधविश्वास पर ज्यादा वो लोग यकीन कर लिया करते थे। ठीक है, और नीति नियमों का बहुत ज्यादा पालन भी करती थी। ठीक है, तो इसी तरह से क्या था, उस समय राजा का ही क्या है प्रशंसा होती रहती थी, और उस समय राजा क्या है अपने ही बस क्या है बड़ाई के लिए खड़े रहते थे। ठीक है, क्योंकि राजा के दरबार में ब्राह्मण हमेशा आया जाया करते थे, उनको बस बढ़ा चढ़ा के बता दिया करते थे। ठीक है, उनकी बड़ाई कर दिए और बाहर भी जाके वही उनका काम था, और वो राजा क्या करते थे, ब्राह्मण को धन संपदा से पर्याप्त कर दिया करते थे। ठीक है, और इसी लालच में ब्राह्मण क्या करते थे, जनता को, भोली भाली जनता पर अत्याचार करते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए, तो कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, उसकी यानी यहाँ पर राजा को सांकेतिक किया गया है। ठीक है, लेखनों ने लेखकों ने लेख लिखे, इतिहासकारों ने इतिहास के पन्ने भरे, और नाट्य कलाकारों ने अपने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। ठीक है, यहाँ पर जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग आदिकाल अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, मैं अभी फिर से बताऊंगी तो रुक जाइए। पहले मैं बता दूं, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, यानी कवि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी यानी राजा की क्या है बहादुरी के गीत गा रहे हैं, यानी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी वीरता का बखान कर रहे हैं। लेखों के लेख में भी यही मिलता है, क्या मिलता है, तो राजा की बहादुरी, उनके बखान मिलता है, और उनके वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, यानी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, यानी बढ़ा चढ़ा कर उनका वर्णन किया गया है। इतिहासों को ने इतिहास के पन्ने भरे, यानी इतिहासकारों ने भी क्या किया, राजा के नाम पर उनकी ही बस प्रशंसा की और अपने इतिहास के पन्नों में लिखे, यानी एक इतिहास के रूप में भी राजा को ही अपना पात्र बनाकर उनके बारे में। नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, यानी नाट्य कलाकार भी क्या है, उनका केंद्रित क्या रहा, राजा ही रहे, उनके ऊपर ही बहुत सारे नाटक रचे, और साथ ही साथ रंग मंच पर खेले, यानी जनता के सामने खेले भी गए, यानी जनता के सामने प्रस्तुत किए गए, जिससे क्या हो कि जनता आकर्षित हो किसके प्रति, वो राजा के प्रति, कि वो समझे कि राजा जो क्या है हमारा बहुत महान है, वो बहुत वीर है। ठीक है, यानी कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि आदिकाल में चारण कवि हुआ करते थे, तो चारण कवि क्या करते थे, वो जो है राजा के दरबार में ही आश्रय लिया करते थे, यानी वहीं पर वो रहा करते थे, और उनकी झूठी झूठी बखान किया करते थे। यानी उनकी रचनाओं में क्या मिलता था चारण कवियों की, जैसे कि हम लोग पृथ्वीराज रासो जो है एक ग्रंथ, तो उसके जो है उसकी रचना जो है चंद्र बरदाई ने की थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, पृथ्वीराज रासो जो थे, यानी वो राजा थे, उनके ही जो दरबारी कवि थे कौन, चंद्र बरदाई, तो वही क्या करते थे, पृथ्वीराज रासो की जो है बहुत सारी बढ़ा चढ़ा कर उनकी रचनाओं
मतलब अपने रचनाओं में उनका ही वर्णन करते थे। यानी अपने राजा को एक वीरता, एक वीर के रूप में, तो एक चरित्र उत्थान के रूप में इस तरह से दर्शाया करते थे। ठीक है, तो उसी तरह कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए। तो यहीं पर बताया गया है कि उस समय के राजतंत्र का युग था कि राजा का ही केवल क्या होता था, बखान होता था। कवियों ने क्या किया, अपनी रचनाओं में राजा का ही बखान किया। लेखकों ने अपने लेखों में भी क्या किया था, राजा के वीरता का, उनकी प्रशंसा का बखान किया, उनकी महानता का। इतिहास के ऐतिहासिकों के इतिहास के पन्ने भरे, किस लिए भरे, तो इतिहास में भी क्या लिखा गया, राजा के बखान के ऊपर ही उनका ही वर्णन किया गया है। ठीक है, और नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे। ठीक है, और नाट्य कलाकारों ने भी क्या किया, राजा के आश्रय में रहकर राजा की ही खूब बढ़ाई की और उनकी ही खूब महानता का और खूब उनके वीरता का वर्णन किया और रंगमंच पर खेले, यानी कि जनता के सामने वो प्रस्तुत भी किए। जिससे क्या हुआ, यानी जो नाटक थे वो जनता के सामने प्रस्तुत किए। इससे क्या हुआ कि जो जनता थी, भोली भाली जनता थी, वो क्या हुई, वो राजा को अपने से बहुत ज्यादा महान मानने लगी, उनको देवता स्वरूप मानने लगी और साथ ही साथ उनको क्या, एक महान पुरुष के रूप में मानने लगी। तो इस तरह से ये सब नाटक, और इसके बदले क्या मिला, इसके बदले जो है राजा इस लेखकों, कवियों, इतिहासकार को और नाटककारों को क्या करते थे, इसके बदले बहुत सारे उनकी सहायता करते थे। किस तरह से सहायता करते थे, धन संपदा के लिए। यानी उनको धन देकर क्या करते थे, खरीद लिए थे, अपने ही आश्रय में रख लिए थे और अपने ही गुणगान करने के लिए वो उनके। तो इनका काम क्या था, कवियों का, लेखकों को और इतिहासकारों और नाटककारों का, तो ये केवल यहाँ पर मेनली कहा जाए तो केवल राजा का गुणगान करना। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के नाते नारियां आदर्श हुई। यानी कि जनता पर जादू चला राजे के समान का, राजे यानी राजा, ठीक है, यानी जनता पर क्या हुआ। अब ये सब जैसे कि आप लोग अभी पढ़े ही हैं कि कवियों ने कविताएं लिखी, ठीक है, लेखकों ने लेख लिखे, इतिहासकारों ने अपना इतिहास गढ़ा और नाटककारों ने अपने नाटक रचे। तो इससे क्या हुआ, जनता पर जादू चल गया। क्या जादू चल गया, कि हमारे जो राजा है बहुत महान है, बहुत वीर है। ठीक है, और साथ ही साथ लोक नारियों यानी जनता में जो नारियां थी, वो नारियां, जो नारियां थी उन पर क्या हुआ, रानियों आदर्श, रानियां क्या हुई, आदर्श के रूप में। यानी जनता पर जो थे पुरुष वर्ग के लोग, वो तो राजा उनके लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुए, और साथ ही साथ जो लोक नारियां थी, यानी जनता में जो स्त्री जाति थी, स्त्री जो थी समुदाय, उन पर क्या हुआ, वो रानियां यानी कि राजा की पत्नी को आदर्श स्वरूप मानने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, खून की नदी बही। यानी कि धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ। ठीक है, धर्म का बढ़ावा किस प्रकार हुआ है, धोखे से भरा हो। यानी धर्म के नाम पर क्या हो रहा था, उस समय युद्ध कराया जा रहा था। यानी राजा का सब जब राजतंत्र चल रहा था, उस समय क्या था, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम और भी बहुत सारे क्षत्रिय ब्राह्मण सब में क्या युद्ध चल रहे थे। लोहा बजा धर्म का सभ्यता के नाम, यानी लोहा बजा धर्म का, यानी कि धर्म के नाम पर क्या हुए, युद्ध हुए, और क्या हुआ, सभ्यता के नाम पर, यानी कि दंगा फसाद हुए, किस लिए, केवल राजा के स्वार्थ के कारण। यानी राजा जो है अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करवा दिया करते थे धर्म के नाम पर, और क्या होता था, खून की नदी बही। यानी कि अब युद्ध होगा तो उसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तो इस तरह से ही खून की नदी बही। ठीक है, चलिए आखिरी पंक्ति है, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। ठीक है, आंख कान मूंद कर जनता ने क्या डुबकियां ली, किस चीज की डुबकियां ली, अंधविश्वास की डुबकियां ली। यानी कि उनके सामने क्या अंधविश्वास छा गया, किस चीज का, अंधविश्वास, यानी अंधे हो गए, विश्वास के नाम पर क्या चल रहा था, यानी अंधविश्वास चल रहा था। ठीक है, उनका विश्वास अंधा था, पूरे अंधे होकर वो क्या कर रहे थे,
अपने राजा के ऊपर पूरे आश्रय हो गए थे कि हमारे राजा महान है, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, राजा जो है महान इंसान है, भगवान के स्वरूप है वो। उनकी महानता का बहुत बखान सुनकर वो सब क्या हो गए थे, पूरे मंत्र मुग्ध हो गए थे। किस लिए कि आंख मूंद कर जनता ने डुबकियां ले ली थी, किसकी, अंधविश्वास की। यानी जो ब्राह्मण, कवि, इतिहासकार, नाट्यकार सब ये जो थे, लेखक, सब क्या करते थे, राजा के बखान करते थे। इससे आम जनता क्या हुई, उन पर ही उनको क्या, अपना आदर्श मानने लगे, यानी कि अंधविश्वास की डुबकियां लेने लगी। ठीक है, जब जनता की आंखें खुली तो उन्हें समझ आया कि राजे ने अपनी रखवाली की। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि राजे ने केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए क्या, रखवालियां की, यानी कि अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ को, अपने सुरक्षित रहने के लिए ये सब किया। क्या किया, अपने सुरक्षित रहने के लिए राजतंत्र पर जो थे अपने ही अधीन सबको सेनाएं रखी। ठीक है, ये और अपने ही अधीन कवियों को रखा, लेखकों को रखा, नाट्यकार को रखा, इतिहासकार को रखा। ठीक है, अब क्या है, जनता की आंखें खुली कि राजा हमारे हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए, यानी अपने स्वार्थ के लिए क्या किए, क्या किए, अपने स्वार्थ के लिए उसने अपनी रखवाली की। ठीक है, तो यहाँ पर मूलतः यही बताया गया है कि उस समय जो था प्राचीन काल में राजतंत्र का बोलाबाला था। राजतंत्र में केवल राजा अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही केवल कार्य किया करते थे। ठीक है, वही आज वर्तमान युग में जो है लोकतंत्र का हाल है। लोकतंत्र में क्या है, नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए कार्य किया करते हैं। ठीक है, जनता को उनसे कोई लेना देना नहीं है, जनता के बारे में सोचते ही नहीं। तो मूलतः जो है निराला जी इस कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का यानी जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कविता का मूल केंद्र यही है, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को डिस्कस करूंगी, और साथ ही साथ इसकी जो है मैं व्याख्या भी आप लोग को बता दूंगी, जिससे क्या होगा, आप लोग को कविताएं समझने में समझ आ जाएंगी और अच्छे से। क्योंकि अभी तो मैं बोली हूँ, बहुत लोग सो भी गए होंगे इसीलिए क्या है कि लिखा हुआ जो है आपको मेथड होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में वही काम आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बाय।